हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज हम आपके लिए आपके लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। हमने लॉज ऑफ मोशन में अभी तक फोर्स पढ़ा, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी, प्रेशर पढ़ा और ये पढ़ा कि बेसिकली प्रेशर होता क्या है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके बाद हमने ये देखा कि अगर मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, जैसे ये कंटेनर है मेरे पास और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है। ये कंटेनर में हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, मान लो मैं यहां पर एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं और मैंने बताया था आपको कि इस मॉलिक्यूल पे हर तरफ से फोर्स लगेगा 3 डायमेंशन में। मान लो यहां एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इस पे इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी, नीचे भी, हर तरफ से फोर्स लगेगा। यानी कि लिक्विड exerts प्रेशर। भाई हर तरफ से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचेंगे या दबाएंगे, इसका मतलब लिक्विड exerts प्रेशर। पहली बात ये ध्यान रखें कि लिक्विड भी प्रेशर लगाता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे प्रेशर लगाते हैं। जिस कंटेनर में होता है उस कंटेनर के वॉल्स के ऊपर लगाता है। तो जो लिक्विड प्रेशर है, जो हमारे पास लिक्विड प्रेशर है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड प्रेशर की, कि लिक्विड का प्रेशर जो होता है उसकी क्या क्या खास बातें हैं। लिखना, पहली बात क्या है, सबसे पहली बात, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ। बेटा ये मैं इंक्रीज का साइन बनाता हूं, इसको कंफ्यूज मत होना। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ। जितना आप गहराई में जाओगे, मान लो मैं बात करता हूं एक पॉइंट ए की, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट सी। आप पानी के टैंक में जितना गहराई जाओगे आप पे उतना ज्यादा प्रेशर होता चला जाएगा। ये ध्यान रखना, जितना गहराई में नीचे 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 जाते गए आपके ऊपर पानी का लेवल जितना बढ़ता जाएगा आपके ऊपर प्रेशर उतना बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं प्रेशर एट ए सबसे कम होगा, उससे ज्यादा प्रेशर होगा बी पर और सबसे ज्यादा प्रेशर होगा सी पर। ये ध्यान रखें आप। जो दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, एट सेम हाइट द प्रेशर रिमेन्स सेम हाइट की जगह डेप्थ कर दो, नीचे की बात कर रहे हैं ना अंदर की, तो डेप्थ लिख लो। यानी अगर बराबर गहराई है, मान लो ये गहराई, मान लो मैं इस लेवल की बात कर रहा हूं, ये इसके ऊपर यहां 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 अगर मैं बात करूं पॉइंट डी की, ई की, एफ की, तो प्रेशर एट डी, प्रेशर एट ई और प्रेशर एट एफ सब बराबर होंगे। अगर गहराई आपके ऊपर का पानी का लेवल, आपके ऊपर जो पानी है उसका लेवल सेम है, तो चाहे आप यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, हर जगह प्रेशर सेम रहेगा। तो दो बातें हो गई। पहली बात क्या है, प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, पहली बात। पानी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड प्रेशर की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, अगर आपके ऊपर का पानी का लेवल सेम है, सेम लेवल होने पे क्या होगा, प्रेशर सेम रहेगा। तीसरी बात क्या होता है, जो प्रेशर है, जो थर्ड बात है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। भाई आप किस मटेरियल, किस चीज के अंदर हो, ये बात भी डिपेंड करती है प्रेशर के अंदर। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ज्यादा डेंस होते हैं, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, कुछ की डेंसिटी कम होती है। जितने डेंस मटेरियल में जाओगे आपके ऊपर का प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ये ध्यान रखें। इसके बाद जो फोर्थ बात है, इट डिपेंड्स ऑन
पुल ऑफ ग्रेविटी, पुल ऑफ ग्रेविटी, यानी जिस भी प्लेनेट पे आप हो, हम अर्थ की बात करते हैं इसलिए मैंने ग्रेविटी लिखा। तो ग्रेविटी जो उस लिक्विड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वहां पर जो जी की वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है ये। इट डिपेंड्स ऑन पुल ऑफ ग्रेविटी, या इसको हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी का पुल जितना ज्यादा होगा आपको प्रेशर उतना फील होगा लिक्विड के अंदर। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नॉर्मली हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देते हैं, कुछ लोग इसको 10 भी ले लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा या आपकी चॉइस है, आप ले सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं होता। 9.10 में कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 10 लेते हैं, वरना हम अर्थ पे नॉर्मली 9.8 लेके कैलकुलेट करते हैं। और टू कैलकुलेट प्रेशर, अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, P = H रो G। याद रखना ये P होता है, ये प्रेशर है बड़ी वाला P। रो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं रो, ये रो डेंसिटी का सिंबल है ये। यहां H जो है वो हाइट है, हाइट या डेप्थ लिख दो, जितनी गहराई में हो आप। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। भाई जिस लिक्विड में आप हो उसकी डेंसिटी भी तो मायने रखेगी। तो ये प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। आपको पता है प्रेशर की एसआई यूनिट मैं पहले भी बता चुका हूं, न्यूटन मीटर माइनस कूल और पास्कल। ये है भाई एसआई यूनिट। और इस तरह से हम क्या करते हैं, लिक्विड का प्रेशर कैलकुलेट करते हैं और ध्यान रखते हैं कि लिक्विड का प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जो लिक्विड का प्रेशर है, आप जानते हो हमारी लाइफ में वाटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हम वाटर को सेव करते हैं, डैम बनाते हैं, वहाँ से नहरें निकालते हैं, सिंचाई में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वाटर को स्टोर करने के लिए डैम बनाते हैं। अब हमें प्रेशर का आइडिया होना चाहिए। मान लो मैंने डैम बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, मुझे वॉल बनानी पड़ेगी। अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि भाई ऊपर प्रेशर कम होगा और नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो मैं डैम बनाते समय टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो क्या आपको पता है डैम में जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, आपको ये बताया है प्रेशर बढ़ता जाएगा डेप्थ के साथ, तो नीचे जो बॉटम में प्रेशर है वो ज्यादा होगा। इसीलिए जो हम वॉल बनाते हैं किसकी, डैम में जो दीवारें बनाते हैं बहुत मोटी मोटी, वो बॉटम में बहुत ज्यादा थिक होती है। इसके साथ साथ बकेट, बाल्टी या वाटर टैंक देखो आपका, वो बॉटम में सबसे ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि बॉटम का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें, फिर मैं आपको कुछ इसके एप्लीकेशंस बताता हूँ। क्या एप्लीकेशंस है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमें इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमें प्रेशर को अगर समझ गए हम तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, अभी मैं आपको बताता हूं। इसको स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन करें बेटा। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसका बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट क्या है, देखो इसको पढ़ के क्या करते हैं हम, बॉटम ऑफ वॉल्स ऑफ डैम मेड थिक, यानी कि दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती हैं। दूसरी, बकेट और वाटर टैंक हैव थिक बेसिस, बेस बहुत थिक होते हैं उनके, इसी प्रेशर की वजह से। तीसरी बात, जो डाइवर्स होते हैं, भाई आपको पता है सी के अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। सी में, रिवर में, तो रिवर तो मान लो ज़्यादा गहराई नहीं होती, बट समुद्र की गहराई तो बहुत ज़्यादा है।
और डेंसिटी भी ज़्यादा है मटेरियल की, क्योंकि सी वाटर है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, तो डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब सी वाटर में एक डाइवर बहुत अंदर तक जाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, इसीलिए जो भी डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स हैव स्पेशली डिजाइन्ड सूट्स टू ओवरकम इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये आपसे पूछ सकता है कि भाई जो डाइवर्स होते हैं उनके जो सूट्स होते हैं वो स्पेशली डिजाइन क्यों होते हैं, उनमें क्या खास बात होती है? भाई साहब वो ऐसे खास होते हैं कि उन पर प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर प्रेशर का इफेक्ट पड़ा, उनको ज्यादा प्रेशर लगा तो उनकी डेथ हो सकती है, उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, फिर वो प्रेशर ही झेलेंगे, रिसर्च क्या करेंगे वो अंदर जाके। तो ये ध्यान रखें, ये चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए लिक्विड प्रेशर के बारे में। स्क्रीन को पॉज करके इसको भी राइट डाउन कर लें। इसके बाद देखें, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अच्छा, ये तो हमने कर दिया। याद रखना एक चीज और, जो डिवाइस होता है, डिवाइस टू मेजर लिक्विड प्रेशर कॉल्ड मैनोमीटर। इससे हम लिक्विड प्रेशर यूज को मेजर करते हैं मैनोमीटर से। अगला जो है हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो इसको मिटाई देते हैं पहले हम और फिर लिखते हैं, क्योंकि जगह चाहिए होगी हमारे पास। इसको मिटाते हैं और हम लिखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई साहब, एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपको पता है क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप देखोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक खास बात है। क्या खास बात है? देखो, हमारे चारों तरफ, मान लो आप यहां हो, अर्थ पे हो, आपको पता है अर्थ पे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, गैसेस का एक एनवेलप है अर्थ के चारों तरफ। क्लियर है? तो जो गैसेस का जो एनवेलप है, अब अभी हमने पढ़ा कि जब हम लिक्विड में जाते हैं तो लिक्विड अपने नीचे, लिक्विड का जो वजन होता है, लिक्विड का जो वेट होता है, वो चीजों को दबाता है। इसी तरह से हमारे ऊपर क्या है? एयर है। अब एयर का भी वेट है। जब हम बैलून में एयर ब्लो कर देते हैं और उसको वे करते हैं तो हमें पता होता है खाली बैलून के कंपैरिजन में वो एयर वाला बैलून का वेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो जब ऊपर बहुत सारी एयर है तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका भी वेट है, और वो पूरा वेट अर्थ के सरफेस के ऊपर आ रहा है, और वो एक तरह की फोर्स है। तो अर्थ के सरफेस पे जो गैसेस फोर्स लगा रही हैं, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? इट इज फोर्स exerted by layer of, it is force exerted by vertical layer of air on unit area of earth surface। भाई देखो, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। मैं यहां पर चाहता हूं कि यहां का प्रेशर कैलकुलेट करूं। मान लो इसका एरिया 1 मीटर है,
1 मीटर पे ये जो वर्टिकल लेयर है ये, इसके यहाँ की जितनी एयर होगी वो जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है 1 मीटर के ऊपर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वर्टिकल लेयर ऑफ एयर ऑन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। इसको क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो इसकी ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट सिंपली लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर वाली बात है, या पास्कल लिख सकते हो। ध्यान रखें, जो 1 पास्कल होता है, 1 पास्कल, ये जो 1 एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम, वो 1.1 इंटू 10⁵5 क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू इतना पास्कल। ध्यान रखें, यह आपको ध्यान रखना है कि यहां शायद 1.01 होता है बेटा, सॉरी, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है। और आपको पता है कि अगर आप एक मरकरी रख लो, बैरोमीटर, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो नापते हैं, डिवाइस जो होता है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है वो? बैरोमीटर। ये ध्यान रखना। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। जब हमने ये डिवाइस नाप लिया कि भाई हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर में नापेंगे, इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं, क्योंकि बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से आप प्रेशर मेजर करते हो एयर का, कि यानी आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। देखो, हमारे चारों तरफ से एयर हम पे एक प्रेशर लगा रही है। अब आप कहोगे जब सर, अगर मान लो, देखो ये है, मैं अपने हाथ पे ऐसे प्रेशर लगाऊं तो आप देख रहे हो मेरा हाथ दब रहा है, ठीक है, क्रश हो रहा है। प्रेशर लगा के आप क्या करते हो? किसी चीज को क्रश करते हो, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतना ज्यादा प्रेशर है तो हम क्यों नहीं क्रश हो रहे? आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, सर्कुलेट कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर भी ब्लड प्रेशर है, वो उस प्रेशर को बैलेंस करके रखे हुए हैं, तभी हम बच पा रहे हैं। तो याद रखना, क्योंकि प्रेशर को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं, इसीलिए इसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, वो गैसेस हमारे अर्थ के ऊपर लगातार एक फोर्स लगा रही है, दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड अगर आपको डिफाइन करने को बोले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय वर्टिकल लेयर। अब आप ये मत सोचना कि इधर वाली लेयर, नहीं, इधर वाली लेयर नहीं, जो इसके बिल्कुल वर्टिकली लेयर, जितनी भी एयर है, ऑल द एयर्स, ठीक है, वर्टिकल लेयर, ये सब जो इस पे फोर्स लगा रही है 1 मीटर स्क्वायर पे, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इसके बराबर होता है। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक चीज और ध्यान रखें, इसको कभी कभी हम 760 mm ऑफ Hg भी कह देते हैं। यानी अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो जो मरकरी है वो एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर, एक शीशे की ट्यूब में 760 मिलीमीटर तक, यानी 76 सेंटीमीटर तक राइज कर जाएगी। ऐसे मान लो ये ग्लास की ट्यूब है, इसमें मरकरी डाल दो, अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये 760 mm तक ऊपर राइज कर जाएगी। ये ध्यान रखना, ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका भी बड़ा रोल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। देखो क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सबसे बात क्या है, इट डिक्रीजेस विथ हाइट। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका, ऊंचाई के साथ साथ कम होता चला जाता है। आप पहाड़ों पे जाओ, आप नीचे समुद्र, एक्चुअल में ये जो प्रेशर हम नापते हैं ना, वो सी लेवल पे नापते हैं। नॉर्मली जो अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वो सी लेवल का है ये। पर मान लो मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ पर प्रेशर नापना है, तो मैं देखूंगा कि मेरे ऊपर एयर का कितना एनवलप है, कितनी हाइट तक है, वहाँ की एयर का कैलकुलेट कर लूँगा वेट, और उसको एरिया से डिवाइड कर दूंगा, प्रेशर आ जाएगा। तो ये जो प्रेशर है, जैसे जैसे मान लो मैं यहाँ हूँ, अब यहाँ पर इधर भी एयर है, इधर भी एयर, पर मैं ऊपर आ गया,
तो ये वाली एयर तो प्रेशर नहीं क्रिएट करेगी ना। प्रेशर कौन क्रिएट करेगा? इसके ऊपर वाली लेयर। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी प्रेशर क्या होता चला जाएगा? रिड्यूस। तो प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। क्लियर है? ये ध्यान रखें आप, ठीक है। उसके बाद देखो इसका क्या है, मोर एयर अबव सरफेस, मोर प्रेशर। यानी आपके ऊपर जितनी ज्यादा हवा होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। इसकी एप्लीकेशंस देखो क्या यूज करते हैं हम लोग। अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नॉलेज है, हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो हम ये समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? देखें, पहली बात आपको समझ में आएगा कि जब भी हम ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, ज्यादा ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे चले गए आप, तो आप पता है नोज में से अपने आप ब्लीडिंग होने लगती है। क्या? नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग स्टार्ट्स एट हाई एल्टीट्यूड। ज्यादा ऊंचाई पे जाने में नाक में से ब्लड आने लगता है। रीजन क्या है? कि ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है। दूसरी बात, एयर बैलून ब्रस्ट विथ एक्स्ट्रा एयर। भाई अगर आप बैलून ले लो, टायर ले लो गाड़ियों के, उसमें जरूरत से ज़्यादा हवा डाल दो तो क्या होगा? आप जानते हो, हवा बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा हवा होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा टायर। ये ध्यान रखें। जो थर्ड बात आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैव स्पेशली डिजाइन्ड सूट्स। अब भाई स्पेस में भी बहुत प्रेशर का झोल है, प्रेशर वहां भी बहुत कम है, कई जगह तो है ही नहीं। वैक्यूम में तो प्रेशर हम मान के ही नहीं चलते। अब वहां पर अगर वो नॉर्मल तरीके से चले गए, प्रेशर है ही नहीं, तो क्या होगा? बॉडी फैलने लगेगी। अभी हम दबे क्यों है? प्रेशर की वजह से। अब हमारी बॉडी ब्लड प्रेशर की वजह से फैलने लगेगी, आदमी फट सकता है। इसीलिए उनका सूट भी स्पेशली डिजाइन्ड होता है। ये ध्यान रखें। जब आप एरोप्लेन में जा रहे होते हो तो आपको बोला जाता है कि फाउंटेन पेन्स वगैरह निकाल दो, क्योंकि ये जो हमारे पेन होते हैं, पेन, उनमें जो रिफिल जो होती है, उसमें जो इंक भरी होती है, वो अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से भरी जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाते जाते प्रेशर कम हो जाता है, मामला खराब, वो इंक बाहर आ जाएगी। जो बैलून होता है, गैस के गुब्बारे होते हैं, बैलून्स होते हैं, जब वो ऊंचाई पे जाते हैं, जितनी ऊंचाई पे जाते जाएंगे उनका साइज बढ़ता चला जाता है। क्यों? अभी साइज कम क्यों है? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अर्थ उसको हर तरफ से दबा रही है। ऊपर जाते समय वो प्रेशर कम हो जाता है, साइज बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग स्ट्रॉ यूज करते हो, हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रॉ यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए। तब भी क्या होता है? उसके वो भी किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो तो ये सारी चीजें संभव नहीं है, ध्यान रखना आप। और हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस डिवाइस से नापते हैं? बैरोमीटर से। इसीलिए इसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें आप, है ना। अच्छा, जो पिचकारी वगैरह यूज करते हो आप लोग, वो भी सिंपल है। पिचकारी का यूज भी प्रेशर पे ही है ना। जो बॉटल वगैरह है, बॉटल, पानी की बॉटल में से अगर आप हवा निकाल लो, क्या होगा? दब जाती है बॉटल। ये भी प्रेशर का खेल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी की बॉटल को अपने आप दबा देता है अगर आप उसमें से एयर निकाल लो तो। जब तक उसके अंदर एयर है तो वो एयर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस करके रख रहे हैं। याद है ना, अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा तो हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाएंगे। जो बॉटल है, अगर उसके अंदर पहले से एयर नहीं होगी तो बॉटल अपने आप क्रश हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ को देखें तो। क्योंकि आप पेन लेके चले गए, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ज्ञान है ही नहीं कि ऊपर जाते ही प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या होगा? पूरी शर्ट खराब करके आओगे।
आपको पता नहीं कि एयर डालने से प्रेशर बढ़ता है, तो आप गाड़ियों में के टायरों में, बैलून में ज़रूरत से ज़्यादा डालोगे एयर, उससे क्या होगा, वो फट जाएगा, नुकसान आपका। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब वो लोग जाते हैं ऊपर, अगर वो स्पेशली डिज़ाइन के सूट ना बनवाएं, उनको प्रेशर का नॉलेज ना हो, तो बॉडी फट जाएगी। भाई अभी हम ऐसे दबे हुए हैं क्योंकि हम पे प्रेशर लग रहा है, और हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो हमको बैलेंस करके रखे हुए है। अगर यहाँ का प्रेशर कम हो गया तो हमारी ब्लड प्रेशर की वजह से तो हमारी बॉडी, स्किन हमारी ऐसे बाहर जाएगी, ब्लास्ट हो सकता है, ब्रस्ट हो सकती है हमारी बॉडी। तो ये ध्यान रखें। ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इससे पहले लिक्विड प्रेशर था। स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें अच्छे तरीके से। इसके बाद अब हम चलते हैं एक ग्रेट साइंटिस्ट की तरफ, गैलीलियो। गैलीलियो एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, और उनका न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में, ग्रेविटेशन में बहुत बड़ा रोल है। उनको इग्नोर हम नहीं कर सकते किसी भी सेंस में, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम किया है, गैलीलियो ने। और आप सोचो, जिस समय में गैलीलियो ने काम किया, गैलीलियो को हम फादर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। मतलब लाइट वाइट, दूरबीन वगैरह, टेलीस्कोप वगैरह जो आप देख रहे हो, उन सब के बारे में पहली बात गैलीलियो नहीं बताई थी। उनसे पहले उस समय में बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जब हम लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, न्यूटन की बात करेंगे, उससे पहले गैलीलियो को इग्नोर हम नहीं कर सकते, क्योंकि गैलीलियो का बहुत बड़ा रोल है। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, देखो गैलीलियो ने क्या सिंपल एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किए। गैलीलियो ने क्या किया, मान लो जमीन पे ये सरफेस है, ये ऐसी उन्होंने एक सरफेस बना ली। याद रखना ये फ्रिक्शनलेस है। ये क्या है, फ्रिक्शनलेस, यानी इसमें कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं रोकेगा। अगर इस पर कोई बॉल चले तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी इसके ऊपर। उन्होंने क्या किया, यहां पर एक ऐसे करके एक प्लेन बना दिया, इंक्लाइन कर दिया ये हाइट पर, ठीक है, ऐसे इंक्लाइन, और लगभग इसी ऊंचाई पे यहां से एक और ऐसे ले लिया। ये याद रखना, ये हाइट और ये हाइट सेम है। अगर यहां से ये h है तो ये वाली हाइट भी h है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया, और यहां पर एक क्रिकेट एक बॉल रख ली कोई सी, और ये सरफेस भी कैसा है, फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहां पर। ये तो कुछ भी हो सकता हो, इस यहां पर याद रखना, ये जो सरफेस है इसको तो मैं फ्रिक्शनलेस बोलूं या ना बोलूं, इसको तो भूल जाओ। ये फ्रिक्शनलेस, जिस पर ये बॉल ट्रेवल करेगी, जहां जहां ये बॉल ट्रेवल करेगी फ्रिक्शनलेस है। गैलीलियो ने क्या देखा, ये बॉल यहां से गई तो स्पीड जो है इसकी बढ़ना स्टार्ट हुई। फिर ये बॉल नीचे गई, नीचे जाते जाते बॉल यहां से आ गई, स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। पर खास बात इसने क्या देखा कि जिस हाइट से उसने बॉल छोड़ी थी, बॉल उसी हाइट तक पहुंच गई, उसी हाइट तक बॉल पहुंच गई। गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। गैलीलियो ने कहा यार हाइट तो ठीक है। गैलीलियो ने क्या कहा, मान लो ये ए पे था और ये बी पे। गैलीलियो ने कहा ये बात तो ठीक है, सेम हाइट तक पहुंच गई, इसमें पहुंच गई। गैलीलियो ने क्या किया, एक बड़ा सरफेस लिया, और याद रखें इसका एंगल देखें, ये ज्यादा एंगल है और ये वाला एंगल क्या है, छोटा। ज्यादा देखो, पहले ऐसे ले रखा था, अब उसको ऐसे कर दिया। बराबर हाइट पहुंचने के लिए ये बराबर हाइट है, ये O पॉइंट है, ये B है और ये C है, ठीक है। अच्छा, हाइट ये भी h है और ये भी h है। इस बार गैलीलियो ने क्या किया, थोड़ी बड़ी लकड़ी ले ली, ये जो सरफेस है थोड़ा बड़ा ले लिया इसने, थोड़ा झुकाव कम कर दिया, इंक्लिनेशन कम कर दिया, पर हाइट बराबर रखा है। देखो भाई ये ऐसे है, ध्यान से समझना, आप ऐसे हो, यहां से आपको यहां से यहां पहुंचना है, ये वॉल है, दीवार, सीढ़ी ले लिया आपने। अगर इसी हाइट तक पहुंचना है, सीढ़ी को थोड़ा और पास लाओगे, ये बताओ कौन सा लेटर ज्यादा बड़ा होगा,
आपको दिख रहा है ये छोटा होगा, ये लेटर बड़ा होगा। आप और दूर से देखोगे तो अगर आपको सेम हाइट तक जाना तो और बड़ा लेटर चाहिए होगा। ऐसा ही उन्होंने किया। पहले उन्होंने क्या किया, पहले गैलीलियो ने क्या किया, पहले गैलीलियो ने इस इतना बड़ा लेटर लिया, इतना बड़ा सरफेस लिया। अब सरफेस की लंबाई बढ़ा दी पर हाइट को सेम रखा। अगेन बॉल सी पर भी पहुंच गई। गैलीलियो ने फिर क्या किया, सेम हाइट तक के लिए एक और सरफेस लिया, ये फिर भी यहां पहुंच गई। क्या नोट किया, ऑब्जर्व, इसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट इफ सरफेस इज frictionless, body ये reaches to same height every time। ठीक है, सेम हाइट irrespective of इंक्लिनेशन, यानी ज्यादा इंक्लिनेशन हो, उससे कम हो, सबसे कम इंक्लिनेशन हो, इंक्लिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा 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 कुछ नहीं। इररिस्पेक्टिव ऑफ इंक्लिनेशन एंड लेंथ ऑफ द पाथ, यानी लंबाई पे भी फर्क नहीं पड़ रहा। देखो पहली बार यहां से यहां जाने में इसने कम लंबाई ट्रेवल की, जब ये यहां से सी पॉइंट पर जाएगा तो लेंथ और ज्यादा बड़ी होगी, और जब ए से डी जाएगा तो लेंथ और ज्यादा बड़ी होगी, बट लेंथ का कोई लेना देना नहीं था। ये बराबर हाइट तक पहुंच गया हर बार विदाउट एनी लॉस इन एनर्जी, यानी यहां पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी यहां पर भी उतनी ही एनर्जी इसको मिली, कोई लॉस नहीं हुआ। ऐसे यह गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। फिर क्या किया गैलीलियो ने, याद रखना इसी को कर रहा हूं मैं, ये था, ये हाइट यही है h, और ये फ्रिक्शनलेस है। मैंने नीचे वाला इसीलिए बनाया था कि मैं दोनों को ऐसा कर देता, पर यार जगह नहीं थी, इसमें इसको छोड़ा। अब इसने ये देखा ये बॉल ऐसे करके जा रही है, ऐसे दूसरे प्लेन को ऐसे कर दिया, बिल्कुल एंगल इतना। बॉल will move continuously to infinity to reach same height। ये बॉल moves continuously to infinity to reach same height with constant velocity। गैलीलियो ने देखा कि ये जो बॉल जो ट्रेवल कर रही है ना, ट्रेवल करती जाएगी, क्योंकि इसको तो h ऊंचाई तक पहुंचना है। जब तक इसको h ऊंचाई नहीं मिलेगी ये चलता जाएगा। जब तक आप h हाइट नहीं दोगे, सरफेस अगर ये स्मूथ रहा तो जब तक h हाइट नहीं मिलेगी तब तक ये चलता जाएगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। इन सब ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद, इन सब को देखने के बाद गैलीलियो ने क्या कंक्लूड किया, ही कंक्लूडेड दैट, मेन बात है इसका कंक्लूजन। भाई गैलीलियो ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो किस लिए किया, क्या कंक्लूजन पे आया, तो दो मेन कंक्लूजन जो उसको इससे मिले। आप सोचो आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, सोच के देखें आप। देखो पहला उसको ने जो कंक्लूड किया, उसने क्या किया, टू स्टॉप और मूव, क्या बोल सकते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। द अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। देखो नॉर्मली अगर हम किसी क्रिकेट की बॉल को ऐसे रोल करा दें
तो वो सेम हाइट तक नहीं जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा। फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो उसको रोक देती है। पर अगर इसने फ्रिक्शन लेस सरफेस लिया तो बॉल कभी नहीं रुकती। इसका मतलब स्टॉप करने के लिए या मूव कराने के लिए, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ये पहला कंक्लूजन था इसका, ये ध्यान रखें। क्लियर है? दूसरा सोचो, पहला तो क्या था, पहला क्या चाहिए इसको, पहला कंक्लूजन क्या है इसका कि अगर चलाना है और रोकना है तो अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर है? दूसरा देखो, जब ये यहां से यहां चल रहा था भाई, इसका मतलब समझे, ये यहां से नीचे गया ऐसे, ये यहां से इतनी लंबाई गया, इसको किसी एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, कोई रोक नहीं रहा था तो यहां तक पहुंच गया। क्लियर है ना? चेंज ही नहीं हो रही स्पीड। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात, नो एक्सटर्नल फोर्स इज required to keep body in motion। यानी कि अगर कोई चीज चल रही है, जैसे ये बॉल चलती गई, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, बिना किसी फोर्स के भी ये बॉडी लगातार चलती गई, ये कंक्लूड किया था इसने। इसके बाद और भी बहुत सारी कंक्लूजन थी, इसने जी की वैल्यू कैलकुलेट करके दी थी, वो सब आपको नहीं पढ़ना। आपको इसके दो कंक्लूजन ध्यान होने चाहिए। पहली बात इसने बताया था कि अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होगा अगर आपको किसी को रोकना है या चलाना है तो, और दूसरी बात, चलती हुई बॉडी के लिए अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, क्लियर है, तो उसको मोशन के लिए उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें आप। तो ये तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था, और इस गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन को बाद में न्यूटन ने पढ़ा और न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए। वो लॉज ऑफ मोशन हम थोड़े देर के बाद पढ़ेंगे, पर लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में कुछ चीजें पहले पढ़नी पड़ेंगी जो लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए जरूरी है। इनमें से कुछ चीजें हैं, बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला फैक्टर है इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया? सोचो, व्हाट इज इनर्शिया? सुना है इनर्शिया? हिंदी में हम उसको जड़त्व कहते हैं। जड़त्व, जड़, रूट, इनर्शिया। भाई साहब, इनर्शिया क्या होता है? रूट, जड़त्व, इनर्शिया। देखो, इनर्शिया क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। It is property of a body to retain its state of motion। State of motion का मतलब rest और uniform motion। rest और motion लिख दो यार। It is property of a body to retain its state of motion। यानी अगर मैं चल रहा हूं तो मैं चलते रहना चाहूंगा, मैं रुका हुआ हूं तो मैं रुका रहना चाहूंगा। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। देखो, हर बंदा जो जैसा है वो वैसा रहना चाहता है। अगर हमें उस बंदे को उसकी आदतों से बदलना है, मान लो मेरी आदत है मैं पढ़ना नहीं चाहता, या आपकी आदत है आप बहुत पढ़ना चाहते हो, तो अगर मैं इसमें चेंज लाना चाहूं तो आई हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क। तो चेंज लाने के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया वो किस प्रॉपर्टी की वजह से की?
दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया, जो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है कि आप जैसे हो वैसे रहना चाहते हो, अपने अंदर चेंज नहीं होना देना चाहते हो। तो इनर्शिया अपने स्टेट को रिटेन करने की प्रॉपर्टी है। मैं जहां रुका हुआ हूं, मैं यहां खड़ा हूं तो मैं खड़ा रहूंगा, मैं चल रहा हूं तो मैं चलता ही रहूंगा। तो ऐसी कंडीशन में रहने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्लियर है? एंड मास is responsible for inertia, यानी इनर्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? आपका मास। हायर द मास हायर विल बी द इनर्शिया। जो जितना भारी होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो जो इनर्शिया है वो 3 टाइप का है। इनर्शिया 3 टाइप का है इनर्शिया। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ध्यान रखें, 3 टाइप की इनर्शिया आपको पढ़नी है। 3 टाइप की होती हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन रेस्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। यानी आप जैसे हो वैसे बने रहने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आप जैसे हो वैसे बने रहने की प्रॉपर्टी। क्लियर है? देखो इसके एग्जांपल देखो आप ना, देखो एग्जांपल देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है। देखो जैसे पैसेंजर्स मूव्स बैकवर्ड when बस या ट्रेन स्टार्ट्स। देखो आप गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, किसी भी चीज में बैठे हो, गाड़ी अचानक चलने लगती है। अब चलने लगती है तो क्या होता है? देखो जो गाड़ी है, बस है, बस में बस की बॉडी है, उस बस की बॉडी से जो बस की सीट है या ट्रेन की सीट है वो अटैच्ड है। अटैच करते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं, स्क्रू लगा देते हैं। अब जब बस चलेगी तो वो सीट भी चलेगी, बट आपकी बॉडी क्या करना चाहती है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से यहीं रहना चाहती है। बस आगे चली जाती है, आपकी बॉडी का लोअर पार्ट जो बस की सीट पे है, मान लो बस की सीट पे मेरा ये वाला पोर्शन है, लोअर पार्ट, ये आगे चल पड़ता है। अपर पार्ट यानी अपर वाला पार्ट जो बस के सीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, वो यहीं रहना चाहता है। तो एक हिस्सा आगे चला जाएगा, एक यहीं रहेगा, आपको झटका लगता है। क्लियर है? दूसरा, fruits falls from trees when it is shaken। पेड़ को हिलाओ, देखो फूल फल अपने आप गिर जाते हैं। तीसरी बात देखी होगी आपने, डस्ट कम्स आउट फ्रॉम कारपेट when it is beaten। अब भाई देखो पेड़ है, पेड़ को आपने हिलाया या बहुत तेज हवा आई, क्या होगा? बहुत तेज हवा आई या आपने हिलाया तो क्या होगा? जो ब्रांचेस है वो तो मूव कर जाएगी, फ्रूट इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वही रहना चाहेगा, गिर जाएगा। डस्ट है, आप क्या कर रहे हो? कारपेट को बीट कर रहे हो, किससे? कारपेट को आपने बीट किया किससे? स्टिक से। तो जो कारपेट है वो तो आगे मूव कर जाएगा,
डस्ट वहीं रहना चाहेगा, गिर जाएगा नीचे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ये। इसके अलावा भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आप सोच के देखो, कभी ऐसा होता हो जैसे आप मान लो एक कॉइन ले लो और एक पेपर पे रख दो, पेपर को बहुत तेजी से खींचो, आप देखो कॉइन वहीं का वहीं रह जाएगा। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, क्योंकि कॉइन अपने मास की वजह से, अपने इनर्शिया की वजह से वहीं रहना चाहता है। आपने पेपर खींचा, पेपर भाग जाएगा, कॉइन वहीं रहेगा। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आज की क्लास हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट तक ही खत्म करते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर क्लास।